द लाइव टीवी, सच सबसे आगे। निकलना खुल्द से आदम का सुनते आए हैं, लेकिन बहुत बेआबरू होकर तेरे कूचे से हम निकले। इसी शेर की तरह कुछ वाकया नेतन्याहू, बेंजामिन नेतन्याहू के साथ भी पेश आने वाला है। दोस्तों आदाब, नमस्कार, सलाम। मैं हूं आदिल खान और आपको इजराइल में जो इस वक्त तब्दीलियां हो रही हैं या इजराइल से जुड़ी जो तब्दीलियां हो रही हैं उनसे वाबस्ता उनसे रूबरू करवाने आया हूं दो अहम खबरों के साथ। आपको बारी बारी करके वो खबरें बताऊंगा। इजराइल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू अपने आप को एक ताकतवर नेता समझते हैं, लेकिन बहुत जल्द इस नेता की कुर्सी जाने वाली है। सत्ता का नशा उनके सर से उतरने वाला है, क्योंकि उनके सर के ऊपर जो सत्ता का साया लहरा रहा है वो छिन जाने का खतरा मंडराने लगा है। इजराइल में पिछले 2 साल में 4 आम चुनाव हो चुके हैं। मार्च महीने में बेंजामिन नेतन्याहू को सबसे बड़ी पार्टी होने के नाते, उनकी पार्टी को सबसे बड़ी पार्टी होने के नाते बहुमत साबित करने का मौका मिला था। वो कर नहीं पाए, क्योंकि इजराइल में पार्टियां इतनी हैं कि कभी किसी भी पार्टी की फुल फ्लैश गवर्नमेंट नहीं आती, हमेशा गठबंधन गवर्नमेंट आती है। और अभी भी जो सरकार चल रही थी वो बेंजामिन नेतन्याहू की, वो एक गठबंधन सरकार थी। और फिलहाल अब सबसे बड़ी पार्टी तो उनकी बन गई, पार्टी जीतने के बाद चुनाव, लेकिन सत्ता से दूर है, क्योंकि गठबंधन के बिना उन्हें सत्ता मिलेगी नहीं। अब उसके बाद दूसरी पार्टी को मौका मिला, वो अपना बहुमत सिद्ध कर पाती। उससे पहले बेंजामिन नेतन्याहू ने फ़लस्तीन पर एक साजिश के तहत हमला बोल दिया, ताकि देश में राष्ट्रवाद की, यानी इजराइल में राष्ट्रवाद और मुस्लिमों से नफरत की एक लहर चल पड़े। और उस लहर के सहारे नेतन्याहू अपनी कश्ती को आगे की तरफ खिंचा ले चलें और उसको पार करा ले चलें और सत्ता उन्हें फिर से मिल जाए, इसका फ़ायदा उन्हें मिल जाए। फिलहाल वो होता हुआ दिख नहीं रहा है, क्योंकि उनके खिलाफ उनके ही देश में बगावत के स्वर गूंजने लगे हैं। लेकिन अब नेतन्याहू पर भ्रष्टाचार के आरोप भी हैं और उनकी पार्टी के पास जब पूर्ण बहुमत भी नहीं है, ऐसे में सरकार बनाने के लिए उन्हें निराशा हाथ लगने वाली है। लिहाजा ये माना जा रहा था कि हमले के बाद नेतन्याहू को जो फ़ायदा होगा वो भी अब नहीं मिल रहा है। और उनके मुखालिफ या उनके खिलाफ रहने वाले 2 विपक्षी दलों ने एक मुआहिदा कर लिया है कि जिसके तहत वो सत्ता का बंटवारा करेंगे और नेतन्याहू को सत्ता से लात मारकर बाहर निकाल देंगे। खबर को तफसील से खोलते हुए आपको ये भी बता दूं कि इस वीडियो के आखिर में आप ये भी जानेंगे कि एक बहुत बड़े देश ने फ़लस्तीन को एक अलग मुल्क का दर्जा देते हुए इजराइल की छाती पर सीधा वार किया है। और ना सिर्फ वार किया है, बल्कि ये भी कह दिया है कि इजराइल की हरकतें ऐसी हैं जिनके लिए इजराइल को सज़ा मिलनी चाहिए, जिनके लिए इजराइल सज़ा का हकदार है। लेकिन एपिसोड की शुरुआत नेतन्याहू की डगमगाती कुर्सी की खबर से करते हैं। और ये खबर इतनी अहम है कि जिससे सिर्फ इजराइल में भी असर नहीं पड़ेगा, भारत में भी कुछ लोगों को पड़ेगा। आपको जानते हैं वो जमात कौन सी है जिन पे असर पड़ने जा रहा है। अगर बेंजामिन नेतन्याहू चचा की कुर्सी जाती है तो खैर उनकी क्या बात करना। इजरायली प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू की कुर्सी जाना अब तय है, क्योंकि उनके 2 प्रतिद्वंदी दलों के बीच गठबंधन सरकार के गठन पर सहमति हो गई है। आज मिली रिपोर्ट के मुताबिक दक्षिणपंथी यामिना पार्टी है जो इजराइल की, उसके नेता नफ्ताली बेनेट और दक्षिणपंथी येश अतीद पार्टी के नेता यायर लैपिड के साथ मिलकर गठबंधन सरकार बनाने पर सहमत हो गए हैं। यानी कि नफ्ताली बेनेट ने अतीत पार्टी के नेता यायर लैपिड के साथ गठबंधन सरकार बनाने का फैसला कर लिया है। और दोनों के जो बीच में जो है वो बारी बारी से प्रधानमंत्री बनने का भी एक मुआहिदा हो गया है। समझौते के मुताबिक सितंबर 2023 तक, यानी अगले साल से अगले साल तक 2023 तक बेनेट प्रधानमंत्री का पद संभालेंगे और इसके बाद लैपिड नवंबर 2025 तक इजराइल के प्रधानमंत्री बने रहेंगे। यानी कि बेंजामिन नेतन्याहू को किक आउट करने के लिए 2 प्रधानमंत्रियों के फॉर्मूले पर 2 पार्टियों ने यह मुआहिदा किया है, बारी बारी से प्रधानमंत्री बनेंगे। नेतन्याहू ने विरोधी दलों के इस गठबंधन सरकार के गठन पर तीखी प्रतिक्रिया जताते हुए कहा है कि यह अकल्पनीय फ्रॉड है भाई। ये नेतन्याहू कह रहे हैं, अब बिलबिला उठे क्योंकि कुर्सी जा रही है। वो कहते हैं कि ये उन सभी वादों का स्पष्ट उल्लंघन है जो हालिया हफ्तों में नफ्ताली ने किए थे। अब भाई नफ्ताली अपने किए वादों का खुद ब्यौरा जो है वो जनता को देंगे, आपको उनके वादों की बिलबिलाहट क्यों हो रही है नेतन्याहू साहब? दोस्तों, अगर इस सहमति के आधार पर इजराइल में नई सरकार का गठन होता है तो नेतन्याहू का राजनीतिक करियर दांव पर लग सकता है, क्योंकि सत्ता के दुरुपयोग और भ्रष्टाचार जैसे मुकदमों में
नेतन्याहू को सजा हो सकती है। उनके ऊपर भ्रष्टाचार के कई मुकदमे हैं, जिसकी वजह से उनकी पार्टी को पूर्ण बहुमत भी नहीं मिला। वैसे मिलता भी नहीं है इजराइल में किसी पार्टी को, लेकिन उनके खिलाफ एक जो स्वर उठ रहा था इजराइल में, उसको और बल मिल जाएगा अगर अब वो सत्ता से बाहर होते हैं तो। मार्च में हुए लगातार चौथे चुनावों के बाद इजरायली राष्ट्रपति रेयुवेन रिवलिन ने सबसे बड़ी पार्टी के प्रमुख होने के नाते लिकुड पार्टी जो है नेतन्याहू की, लिकुड पार्टी के नेता नेतन्याहू को कैबिनेट के गठन की जिम्मेदारी दी थी। लेकिन 28 दिन की मोहलत गुजरने के बाद भी वो सरकार के गठन में नाकाम रहे, जिसके बाद मई के पहले हफ्ते में दूसरी सबसे बड़ी पार्टी यश अतीत के नेता लेपिड को ये जिम्मेदारी सौंपी गई। अब जब जिम्मेदारी दूसरी पार्टी के नेता को मिली मई के पहले हफ्ते में, तो नेतन्याहू साहब ने मस्जिद अक्सा में एक तरीके से छदम अटैक करवाया, और उसके बाद जब हमास ने उसका बदला लिया तो इन्होंने गजा पर हमला बोल दिया और सोचा कि राष्ट्रवाद की लहर वही फलाना फलाना कि हम इस पे पार हो जाएंगे। अगर वो भी संसद में बहुमत साबित करने में दूसरी पार्टी नाकाम हो जाती है तो 2 साल के अंदर इजराइल को 5वें आम चुनावों का सामना करने के लिए मजबूर होना पड़ेगा। 11 दिन के जो फिलिस्तीन का संघर्ष है इजराइल का, उसके बाद फिलहाल इजराइल इस नए चुनाव का सामना करने की आर्थिक हालत में नहीं है, क्योंकि वहां बहुत लाखों करोड़ों रुपए के व्यापार को नुकसान हो चाहे। एक तो मिसाइलें जो छोड़ी गई वो आयरन डोम से, उसमें एक मिसाइल जो उनकी आती थी हमास की, उसको छोड़ने, उसको तबाह करने के लिए 2-2 मिसाइल जाती थी, तामिर मिसाइल, और वो सैकड़ों करोड़ की पड़ती थी, तो वो नुकसान हो गया और बाकी नुकसान और भी। खैर, अब हम रुख करते हैं दूसरी खबर का, जो बहुत बड़ी खबर है और इजराइल को धक्का देने वाली खबर है। दोस्तों, बेल्जियम की राजधानी है ब्रसेल्स की स्थानीय संसद ने एक प्रस्ताव पारित करके फिलिस्तीन को आधिकारिक रूप से स्वीकार करने और फिलिस्तीनियों पर अत्याचार करने की वजह से ज़ायनी शासन यानी इजरायली हुकूमत को सजा दिए जाने की मांग की। किसने? ब्राज़ील की, माफ कीजिएगा, बेल्जियम की स्थानीय संसद ने। बेल्जियम की राजधानी ब्रसेल्स की संसद ने फिलिस्तीन को आधिकारिक रूप से स्वीकार करने और इसके घेराव को ख़त्म करने की मांग की। यानी कि जो फिलिस्तीन का घेराव है, चाहे वो पूर्वी यरूशलेम का है, चाहे वो गजा का है, चाहे वो वेस्ट बैंक का है, उसको ख़त्म करने की मांग की। उन्होंने कहा ये घेराव ख़त्म करे इजरायली हुकूमत, और एक सरहद तय हो इजराइल की भी और फिलिस्तीन की भी, और 2 राष्ट्र बने। संसद के बयान में आया है कि पश्चिमी तट और गजा पट्टी फिलिस्तीन का अटूट हिस्सा है। ब्रसेल्स की संसद में इसी लक्ष्य के अंतर्गत एक प्रस्ताव पारित किया गया है कि फिलिस्तीन का जो हिस्सा है गजा पट्टी और वेस्ट बैंक, अब उसकी एक सरहद जो है, एक हुदूद जो है वो तय होनी चाहिए, और इजराइल की भी, इजराइल जो एक्सपेंड करता जा रहा है अपने आप को ग्रेटर इजराइल के नाम पर, वो खत्म होना चाहिए। इस प्रस्ताव में फिलिस्तीनियों के खिलाफ इजरायली सरकार की कार्रवाइयों और मानवाधिकारों का ख्याल रखते हुए इजराइल के साथ व्यापारिक संबंधों पर पुनर्विचार करने और इजराइल के खिलाफ सही कार्रवाई करने पर भी बल दिया गया है। फिर से सुनिए, मानवाधिकारों का ख्याल रखते हुए इजराइल के साथ व्यापारिक संबंधों पर पुनर्विचार करने, फिर से विचार करिए, और इजराइल के खिलाफ सही कार्रवाई करने पर भी बल दिया गया है, यानी इजराइल के खिलाफ कोई ठोस कार्रवाई भी हो। ब्रसेल्स की संसद में पास होने वाले इस प्रस्ताव में फिलिस्तीनियों के विरुद्ध कार्रवाई करने की वजह से इजराइल पर प्रतिबंध लगाने की भी मांग की गई है। बैन इजराइल, हमारे यहां चल रहा था आई सपोर्ट इजराइल, वी आर विद इजराइल, और कहां आप समझिए, बेल्जियम से इजराइल पर सैंक्शंस लगाने की मांग की जा रही है। दूसरी तरफ आयरलैंड के सांसदों ने गुरुवार को सरकार की ओर से पेश किए गए प्रस्ताव में फिलिस्तीनियों के विरुद्ध इजराइल के हमलों और अवैध अधिकृत फिलिस्तीन की धरती से फिलिस्तीनियों को निकालने और अंतर्राष्ट्रीय नियमों का उल्लंघन किए जाने की निंदा की है। फिलिस्तीन की जमीन कब्जा रहा है इजराइल और अपनी बस्तियां बसा रहा और बताता है कि इजराइल का हिस्सा है। हर बार वो हमला करके यही करता है और अपने लोग वहां बसा देता है, और इसी के खिलाफ फिलिस्तीन लड़ता है तो उसे दहशतगर्दी करार दिया जाता है। आयरिश विदेश मंत्री साइमन कोविनी ने कहा है कि इस फैसले ने आयरलैंड को यूरोपीय संघ का पहला सदस्य राज्य बना दिया है जिसने औपचारिक रूप से इजराइल पर कब्जा करने का आरोप लगाया है। आयरलैंड, बेल्जियम दोनों इजराइल के खिलाफ आ गए हैं, फिलिस्तीन के पक्ष में आ गए हैं, और अब आप समझ सकते हैं एक हवा बदल रही है। मैं पहले भी कह चुका हूं कि 1.5 महीने पहले इजराइल जिस पोजीशन में था, गजा पट्टी पर हमला करने के बाद उसने वो गलती की है कि दुनिया के बहुत से मुल्क जो उसके साथ खड़े होते थे
वो खिलाफ हो गए। आयरलैंड, बेल्जियम, फ्रांस ने तो अपना राजदूत वापस बुला लिया। इजराइल को उसके बाद अपना राजदूत वापस बुलाना पड़ा। आप समझ रहे हैं इसकी बात। खुद फ्रांस ने 2 नेशन थ्योरी की बात की कि 2 राष्ट्र होना चाहिए, फलस्तीन अलग, इजराइल अलग, ये मसला ही खत्म हो जाना चाहिए जिंदगी भर के लिए। इजराइल ने उस पर आपत्ति जता दी क्योंकि वो तो और ज्यादा जमीन कब्जा की फलस्तीन की, पूरा फलस्तीन इजराइल में मिलाने का ख्वाब सजोए बैठा है। तो उन्होंने अपना राजदूत फ्रांस, बेल्जियम, आयरलैंड, और किसे चाहते हैं आप? अभी तक तो ये होता था OIC के मुल्क हमारे खिलाफ हो जाते हैं, इजराइल बोलता था। UN में भी उनके खिलाफ पास हो गया, UNHRC में, कि क्यों ना युद्ध अपराध की श्रेणी में इनके खिलाफ जो है पूरी जांच की जाए, और होगी इजराइल के खिलाफ। तो इजराइल के लिए मुश्किलों भरा समय है, और उससे ज़्यादा मुश्किल भरा समय है भारत के कुछ अंधभक्तों के तथाकथित दोस्त बेंजामिन नेतन्याहू के लिए, जिनकी कुर्सी पर खतरा इस वक्त मंडरा रहा है। यह एपिसोड आपको कैसा लगा हमें ज़रूर बताइएगा। अच्छा लगा हो तो इसे शेयर कीजिए, लाइक कीजिए। हमारी कोशिश रहती है वो खबरें आप तक पहुंचाने की जो बहुत से एक आभासी भोकाल की वजह से आप तक पहुंचने नहीं दी जाती, एक शोर शराबे के तहत आप तक पहुंचने नहीं दी जाती। गोदी मीडिया एक एजेंडे के तहत वो खबरें आप तक नहीं पहुंचने देता। लेकिन हमारी कोशिश है कि जैसे हम खबरें आप तक पहुंचाते रहें सच्चाई से, आगे भी पहुंचाते रहेंगे। हमारा सपोर्ट कीजिए, सच्ची खबरों का सपोर्ट कीजिए। जय हिंद। द लाइव टीवी, सच सबसे आगे।